बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने सवाल किया है कि क्या हनफी फुक़हा अपने उसूलों को हदीस पर फ़ौक़ियत देते हैं। उनके सामने हदीस आ जाती है, लेकिन अगर वो उनके उसूलों के मुताबिक ना हो तो वो अपने उसूलों को लेते हैं और हदीस को छोड़ देते हैं। इस सवाल पर कई पहलुओं से गुफ्तगू की ज़रूरत है, क्योंकि हनफी उसूल फ़िक़्ह के मुतालिक भी और उनके उसूल हदीस के मुतालिक भी बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं, जिनकी बिना पर इस तरह की बातें की जाती हैं। मसलन एक आम गलतफ़हमी ये पाई जाती है कि हनफी फ़िक़्ह पहले वजूद में आई है और उस वक़्त उनके उसूल फ़िक़्ह नहीं थे। उसूल फ़िक़्ह तो बाद में उनकी फ़िक़्ह से अख़ज़ किए गए हैं, मुस्तंबत किए गए हैं। जबकि शाफ़ी फ़िक़्ह में मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि उसूल पहले से मौजूद थे और फ़िक़्ह उन उसूलों पर मबनी है, बाद में वजूद में आई है। ये दोनों बातें गलत हैं। पहले इमाम शाफ़ी के मसलक के मुतालिक और उनके अप्रोच के मुतालिक जो गलतफ़हमी है उस पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि वो निस्बतन आसान है। देखें, इमाम शाफ़ी ने अर-रिसाला जो जिसमें उन्होंने बाज़ उसूल ज़िक्र किए हैं, बाज़ उसूल, जी हाँ, तमाम उसूल उनके अर-रिसाला में मौजूद नहीं है। तो इमाम शाफ़ी ने ये अर-रिसाला नामी किताब कब लिखी? क्या इससे पहले उनकी फ़िक़्ह का वजूद नहीं था? क्या ऐसा था कि सबसे पहले उन्होंने उसूल लिखे और फिर फ़िक़्ह उन उसूलों की रोशनी में अख़ज़ करके हमारे सामने रखी? ऐसा नहीं है। तारीख़ी तौर पर यह बात गलत है। बहुत सारे उनके जो फ़िक़ही अहकाम हैं मसाइल के मुताल्लिक़, जो इमाम शाफ़ी ने अख़ज़ किए हैं, वो रिसाला से पहले किए थे और बहुत सारे बाद में भी हैं, और दोनों साथ-साथ भी चलते रहे हैं। तो ये तो तारीख़ी तौर पर गलत बात है। दूसरी बात ये है, जो हनफ़ी फ़ुक़हा के मुतालिक कहा जाता है कि उनकी फ़िक़्ह पहले वजूद में आई, उसूल फ़िक़्ह उस वक़्त नहीं थी। तो सवाल ये है कि ये जो हज़ारों की तादाद में जुज़ियात हनफ़ी फ़ुक़हा ने वज़ा किए, उनके अहकाम बयान किए, मुदव्वन किए, फिर अबवाब में तक़सीम किए और मुफ़स्सल किताबें उन्होंने लिखीं। उसूल के बग़ैर इतनी तफ़सीली फ़िक़्ह कैसे वजूद में आ सकती थी? उसूल के बग़ैर क़ानून का फ़हम कैसे मुमकिन था? मसाइल का क़ानूनी हुक्म कैसे वो बता सकते थे? और 1-2 मसाइल भी नहीं, सैकड़ों भी नहीं, हज़ारों की तादाद में मसाइल। बात असल में ये है कि ये जो हनफ़ी तरीक़ा है उसूल के मुताल्लिक़, उसके मुताल्लिक़ लोगों को गलतफ़हमी है, वो लोगों की समझ में नहीं आ रहा। हनफ़ी तरीक़ा ये नहीं है, ये नहीं था कि वो उसूल अलग से बयान करके आपको बताएँ और फिर ये समझाएँ कि इस उसूल से ये फ़लाँ नतीजा कैसे निकलता है। बल्कि उनका तरीक़ा वो था जिसको केस मेथड कहते हैं, कि एक केस बना देते हैं, वाक़या अगर यूँ हो, सूरत ऐसी हो, अगर कोई बंदा आए, उसने इस तरह का काम किया, इस तरह की बात की, तो अब हुक्म क्या होगा, उसका वो बयान कर देते हैं। फिर उसमें थोड़ा फ़र्क ले आते हैं। अगर उसने यूँ किया या अगर उसने यूँ कहा तो फिर क्या होगा, ये बयान कर देते हैं। इस तरह मुख्तलिफ केसेस बना कर और एक केस को दूसरे से मुमय्यज़ करके और एक का हुक्म अलग से और दूसरे का हुक्म अलग से बयान करके, वो केसेस की सूरत में आपको बता देते हैं कि अहकाम क्या होंगे, और उन केसेस को आप एनालाइज़ करें, उनका तज्ज़िया करें, उनके पीछे जो उसूल कार फरमा है वो आपको नज़र आने लगते हैं। ये असल में कानून के सिखाने का तरीक़ा है, और मैं इस पर अलग से इंशाअल्लाह बात करूँगा कि कानून सिखाने का यही सबसे मौसर तरीक़ा है, और ये पूरी दुनिया में राइज है। इस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे, लेकिन इस वक्त सिर्फ इस नुक्ते पर गौर करें कि ये जो आपको हनफी फ़िक़्ह की जुज़ियात नज़र आती हैं, जो इमाम मोहम्मद की किताबों में आपको नज़र आती हैं, मिसाल के तौर पर जिनको हम ज़ाहिरुर रिवाया में शुमार करते हैं, किताबुल अस्ल, किताबुल ज़ियादात, अल जामिउल सग़ीर, अल जामिउल कबीर, और फिर अस्सीरुल सग़ीर और अस्सीरुल कबीर, ये सिर्फ फ़िक़्ह नहीं है, बल्कि इन फ़िक़ही जुज़ियात के ज़रिए वो आपको अपने उसूल फ़िक़्ह बता रहे हैं, वो आपको अपने उसूल बता रहे हैं, वो आपको अपने उसूल समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। किस तरीके से? केस मेथड से।
ایک اور زاویہ اس کو دیکھنے کا یہ ہے، آج کل بھی جب ہم اصول قانون کی بحث کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو سمجھاتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ دو طریقے ہو سکتے ہیں، دو زاویے ہو سکتے ہیں اس معاملے کو دیکھنے کے۔ ایک یہ کہ آپ اصول، مجرد اصول بیان کر کے بتائیں کہ جج کو یا قانون دان کو قانون کہاں سے ملے گا اور وہاں سے وہ قانون کیسے اخذ کرے گا اور عملی مسائل پر ان کی تطبیق کیسے کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں نارمیٹو جورسپروڈنس۔ جج کو یا قانون دان کو کیا کرنا چاہیے اور وہ آپ اس کو مجرد اصولوں کی صورت، ایبسٹریکٹ پرنسپلز کی صورت میں سمجھائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جس کو پازیٹیو جورسپروڈنس کہتے ہیں۔ پازیٹیو جورسپروڈنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر کسی مخصوص عدالت کے فیصلے، نظائر، جو مقدمات کے فیصلے انہوں نے پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، ان کا تجزیہ کر کے بتائیں کہ دیکھیں جج نے یہ کیا، اس کے سامنے یہ مسئلہ تھا، اس نے استدلال اس طرح کا کیا، گویا اس کے نزدیک اصول یہ ہے۔ پھر آپ دوسرا فیصلہ، تیسرا فیصلہ، چوتھا فیصلہ، یعنی آپ یہ بتائیں کہ جج یا قانون دان عملاً کرتا کیا ہے۔ وہاں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نارمیٹو جورسپروڈنس میں کہ اسے کیا کرنا چاہیے، یہاں آپ یہ بتا رہے ہیں مختلف کیسز جو پہلے سے انہوں نے فیصلہ کیے ہوئے ہیں، ان فیصلوں پر غور کر کے، ان کا تجزیہ کر کے آپ ان کا منہج، ان کی میتھڈولوجی اور ان کے اصول دریافت کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ یہاں بھی آپ کا اصل میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھائیں کہ جج کو کرنا کیا چاہیے، لیکن یہ کرنا کیا چاہیے آپ سمجھاتے ہیں اس طریقے سے کہ جج کرتے کیا ہیں، قانون دان کرتے کیا ہیں۔ تو یہ جو حنفی فقہا کی جزیات ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، یہ اس مفہوم میں ہمارے لیے اصول ہیں کہ ان پر غور کر کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حکم کیسے اخذ کیا جاتا ہے، کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے، نئے مسائل کا حل کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا منہج، یہ ہے ہمارا طریقہ جو ان نظائر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ حنفی فقہ کی حیثیت ہے، ان کتب کی حیثیت ہے، حنفی میتھڈولوجی کو، حنفی منہج کو ماننے والوں کے لیے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے۔ چنانچہ اس طریقے پر حنفی جو بڑے عظیم فقہا تھے، انہوں نے ان نظائر سے ہمارے اصول مستخرج کر کے ہماری سہولت کے لیے بیان بھی کر دیے۔ امام سرخسی نے مثال کے طور پر جب ظاہر الروایہ کا جو مختصر ورژن تھا جو امام حاکم مروزی شہید نے الکافی کے نام سے مدون کیا تھا، اس پر جب امام سرخسی نے 30 جلدوں میں تفصیلی شرح لکھوائی، ایک ایک جزیے کے بارے میں بتایا کہ یہ حکم کیسے اخذ کیا گیا ہے، اس کے پیچھے اصول کیا کار فرما ہے، تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ان اصولوں کو الگ سے بھی املا کروایا جو اصول سرخسی کے نام سے 2 جلدوں میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی طرح دیگر فقہا نے، اصولیین نے بھی کیا۔ یہ تشکیلی دور، یوں کہیں 5ویں صدی ہجری تک ہمارا یہ سارا کام پورا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اصول بعد میں بنے، یہ اصول ان جزیات میں پہلے سے موجود تھے، اور جن ائمہ نے ان جزیات کے یہ فیصلے بتائے تھے، یہ اصول ان کو معلوم تھے، اسی وجہ سے تو اتنا مستحکم قانونی نظام وہ وجود میں لا چکے۔ یہ اصول ان کے موجود تھے، ان اصولوں سے یہ جزیات وجود میں آئے تھے۔ اب ہم نے ان جزیات سے وہ اصول مستخرج کر کے لوگوں کے سامنے رکھ بھی دیے، تاکہ جو کیس میتھڈ سے نہیں سمجھ سکے تو کم از کم یہ اصول ان کے لیے الگ سے بھی سامنے موجود ہوں۔ کیس میتھڈ کو سمجھنے کے لیے، یعنی حنفی فقہ کو کیس میتھڈ کے ذریعے حنفی اصولی فقہ کو سمجھنے کے لیے بہترین ماخذ امام سرخسی کی المبسوط ہے جو 30 جلدوں میں ہے، کیونکہ وہ ایک ایک کیس کا تجزیہ کر کے آپ کو اصول مستخرج کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور پھر انہی اصولوں کو اصول السرخسی میں آپ الگ سے بھی مدون صورت میں پاتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں طریقہ ہے، ایسا نہیں کہ اصول بعد میں وجود میں آئے، فقہ پہلے وجود میں آئی تھی، اصول تھے، ان سے فقہ وجود میں آئی، کیس میتھڈ کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا، اور الگ الگ کیسز کا تجزیہ کر کے بعد کے فقہا نے، اصولیین نے وہ اصول الگ سے مستخرج کر کے بھی ہمارے لیے مدون کر کے ہمارے سامنے رکھ دیے۔
यूं आप कह सकते हैं एक लिहाज से कि ये जो इधर तरीक़तुल मुतकल्लिमीन जिसको कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट मुजर्रद उसूल जो बयान कर रहे थे, इधर हम केस मेथड के ज़रिए कंक्रीट फैक्ट्स सामने रख कर उसके ज़रिए अपने उसूल समझा रहे थे। लेकिन एक मरहला बिलाखिर वो आ गया कि इनकी फ़िक़्ह भी वजूद में आ गई और हमारे उसूल जो इस फ़िक़्ह में पहले से मौजूद थे वो भी मुस्तखरज होकर सामने आ गए। अब दोनों का मुवाजना निस्बतन लोगों के लिए आसान हो गया। इस वजह से 5वीं सदी हिजरी के बाद आप देखते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के उसूल के दरमियान मुक़ारना और मुवाजना का भी एक ट्रेंड, एक रुझान वजूद में आ गया और फिर मुश्तरकात और मुख्तलिफात पर भी तफसीली बात होने लगी। अलबत्ता ये बात याद रखने की है कि इसके बाद भी हनफी फुक़हा के लिए और हनफी तरीक़ा फॉलो करने वालों के लिए एक फ़र्क रहा कि ये जो उसूल हमने मुस्तखरज किए हैं, इनके लिए ये जो इमाम मोहम्मद की जुज़ियात हैं, मिसाल के तौर पर ये जो फ़िक़्ह है, ये अब भी हमारे लिए नज़ीर की, बाइंडिंग प्रेसिडेंट की हैसियत रखती है। चुनांचे अगर हमें मिसाल के तौर पर ये मालूम हो जाए कि ये जो उसूल हमें बयान किया जा रहा है किताबों में, ये तो इमाम मोहम्मद के बयान करदा उस फैसले से टकराता है, तो हम कहेंगे इस उसूल के समझने में इन साहब से गलती हुई है। वरना अ, जो उसूल है वो ये है जो इमाम मोहम्मद के इस केस से मालूम होता है। हाँ, अगर उस केस को आप इन उसूलों के साथ अकोमोडेट कर सकते हैं तो बहुत खूब, लेकिन अगर हमें मालूम हो जाए कि नहीं, उन केसेस से तो उसूल कुछ और मालूम होता है, हम कहेंगे यहाँ आपसे उसूल समझने में गलती हुई थी, क्योंकि असल तो वो जुजियात हैं। इस लिहाज से ये गोया हमारी मेथडोलॉजी का इख्तिलाफ है जिसको लोग समझते नहीं हैं। ये इस मसले का एक पहलू था। अब इस सवाल को ज़रा दोबारा इस पर गौर करें जो इब्तिदा में मैंने आपके सामने रखा था, जो हमारे दोस्त ने पूछा है कि क्या हनफी फुक़हा अपने उसूलों को हदीस पर तरजीह देते हैं। अब उनसे एक सवाल ये करना चाहिए कि उसूल से आपकी क्या मुराद है जिनको हम हदीस पर तरजीह देते हैं। क्या यहाँ आपकी मुराद कवायदी उसूलिया हैं या कवायदी फ़िक़हिया? क्योंकि दोनों की हैसियत भी मुख्तलिफ है और ज़ाहिर है दोनों का मकाम भी मुख्तलिफ है। तो जब आप हम पर, हनफी फुक़हा पर आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो अपने उसूलों को हदीस पर तरजीह देते हैं, तो आपकी मुराद क्या है कि क्या हनफी फुक़हा अपने कवायदी उसूलिया को हदीस पर तरजीह देते हैं, या आपकी मुराद ये है कि हनफी फुक़हा अपने कवायदी फ़िक़हिया को हदीस पर तरजीह देते हैं। कवायदी उसूलिया और कवायदी फ़िक़हिया में क्या फ़र्क है और इस फ़र्क से के समझने से इस मसले के फ़हम में क्या मदद मिल सकती है, इस पर इंशाअल्लाह हम अगली नशस्त में तफसीली गुफ्तगू करेंगे।